और जिस तरह पूरे पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध की स्थिति है और इस बीच जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है उस पर हम रोज चर्चा करते हैं। आज उसी कड़ी में एक और एपिसोड। देखिए, परमाणु महाशक्ति बनने की जिद और दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री सीमा पर सैन्य नाकाबंदी और महाविनाश के मुहाने पर खड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक ऐसी कूटनीतिक मोड़ आ गया है इस बीच जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने एक नई परमाणु डील को मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस से आया ये बयान संकेत दे रहा है कि मध्य पूर्व में मंडरा रहा महायुद्ध का खतरा टल सकता है, परंतु ईरान की सरकारी मीडिया IRNA ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज किया है। तेहरान का स्पष्ट कहना है कि समझौता अभी अंतिम चरण में नहीं है और ये केवल एक तरफा अटकलें लगाई जा रही हैं। कूटनीति के इस बिसात पर दावों और खंडनों के बीच बारूद की गंध अभी कम नहीं हुई है, लेकिन आज इसी महासंकट के हर रणनीतिक पहलू पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि खतरे की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस कूटनीतिक हलचल से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्क द्वीप पर कब्जे और भीषण बमबारी की सीधी धमकी दी थी। हालांकि देखिए, बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने नए हमलों को रद्द करने की घोषणा भी की है। अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी जो सैन्य टीम है उसको पीछे हटने की वजह ईरानी नेतृत्व के साथ उच्च स्तर पर की गई बातचीत को बताया है, लेकिन अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक इस समझौते पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकाबंदी जारी रहेगी। अब इधर देखिए, कूटनीति के इस दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि गुरुवार की रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन को अमेरिकी सेना ने मार गिराया है, जो कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। अब इस पूरे सैन्य संघर्ष पर और तनाव का सीधा और अत्यंत दुखद असर भारत पर पड़ा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में भीतर ही अगर हम कहें तो ओमान के तट के पास हुए मिसाइल हमलों में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं को चरम पर पहुंचा दिया है। ओमान के पास तेल टैंकर MT स्टेबेलो पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि भारतीय क्रू वाले एक अन्य जहाज MT जलवीर पर हमला किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि MT जलवीर पर मौजूद सभी 20 भारतीय सुरक्षित हैं। भारत में इस हमलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी राजदूत को तलब कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग भी की है। इधर देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख आर्सेनियो ने यह भी कहा है कि भारतीय नाविकों की मौत पर उन्हें गहरा दुख है और इस हमले की वो कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन इस बीच वैश्विक मोर्चे पर भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच वित्तीय गतिरोध सुलझने की बातचीत चल रही है, जिसमें ईरान के फंसे हुए 6 से 12 अरब डॉलर के फंड को जारी करने के ऊपर लगातार मंथन हो रहा है। अब इस महासंकट को टालने के लिए रूस और चाइना ने दोनों देशों से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोककर कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। तो वहीं कतर ने भी मध्यस्थता के लिए अपना एक विशेष प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेजा है। अब देखिए, दूसरी ओर मध्य पूर्व का पूरा मोर्चा लेबनान में सुलग रहा है, जहां हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के भीतर दक्षिणी लेबनान और बाकी घाटी में बेका घाटी में इजरायली सेना का जो ड्रोन था उसको मार गिराया है। अब देखिए, मिसाइल और रॉकेट से 24 भीषण हमले किए गए हैं। लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ रागी और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने यह बताया है कि युद्ध विराम और इजरायली सेना की वापसी को लेकर गहन चर्चा हुई है। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा उन्होंने ईरान के साथ युद्ध को खत्म करके दिया है, वाकई धरातल पर सच साबित होगा क्या? क्योंकि ये दावे तो डोनाल्ड ट्रंप रोज कर रहे हैं। ईरान के विदेश के जो मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई, उनका बयान साफ तौर पर आता है और वो कहते हैं कि बातचीत के मसौदे पर अभी ईरान की सर्वोच्च संस्थाएं समीक्षा कर रही हैं और अमेरिका की वार्ता के दौरान कई बार अपना रुख बदल चुका है। ऐसे में अमेरिका पर विश्वास करना, भरोसा करना एक बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में क्या इस सप्ताह के अंत तक, यानी कि कह सकते हैं शनिवार और रविवार तक, कोई ऐतिहासिक शांति का समझौता संभव है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही शुरू हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में भारतीय नाविकों की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा? इन्हीं तीखे सवालों के साथ हम शुरू करते हैं आज की डिबेट। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं।
शिवदान सिंह जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अरविंद सिंह तेजावत सर जुड़ गए विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले अरविंद सर आप ही से शुरुआत होगी, क्योंकि अब जो कूटनीति का रास्ता अमेरिका अपनाने जा रही है, लेकिन ईरान को इस पर भरोसा नहीं है। क्या लगता है, ये क्या भरोसे की जो रणनीति है, ये जो कूटनीति है, ये काम आएगी? क्या ईरान अमेरिका पर भरोसा करेगा? देखिए सुचित्रा जी, एक बात हमें साफ करना होगा कि ये कूटनीति बिल्कुल नहीं है, ये उनकी खासकर गृह नीति है। गृह नीति ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये समझा दिया गया है कि वहां की जो पॉपुलेशन है, जो ट्रंप को बहुत महान आदमी समझती है, उनको वो बीच बीच में ये कह के कि ईरान तैयार हो गया है, ईरान हमसे दब गया है, एक ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि देखिए अमेरिका जो है वो बहुत ताकतवर है, अमेरिका ग्रेट बन गया है दोबारा से, और उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीके से उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिटलर किया करता था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग उस पर यकीन करने लगे। तो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन को तो प्रेसिडेंट ट्रंप सेटिस्फाई कर देंगे, और इधर डिप्लोमेट्स को कह रखा है कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, जैसा आपको ईरान को झुकाने के लिए जो पॉसिबल जो स्ट्रेटजी हो सकती है। तो यहाँ ये जो आप द्वैत देख रहे हैं, एक तरफ जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल ही गलत बयानबाजी, वो कह रहे हैं कि आप मेरी छवि की परवाह मत करिए, मैं तो वैसे भी व्यापारी आदमी हूं, तो मेरी छवि की क्यों परवाह करते हैं? अगर मेरे झूठ बोलने से, मेरे बार बार अगर मेरी जो प्रेसिडेंट की गरिमा भी गिरने की वजह से भी अगर मैं दोबारा इलेक्शन जीतता हूं, या मेरा कोई कठपुतली जेडी वेंस जैसे या कोई वो वाइस प्रेसिडेंट दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो मुझे फायदा है। तो वो ये कह रहे हैं, तो ये इस नीति को ऐसे समझना चाहिए। जी सुचित्रा जी। शिवदान सर, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, लगातार कई जगहों पर हमले हो रहे हैं, और अभी 3 भारतीय नाविकों की भी मौत हुई है, और इससे पहले ओमान ने हालांकि मदद जरूर की, लेकिन अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत क्या रुख अपनाएगा? क्या कड़ी निंदा करना काफी है, या भारत को अब सख्त रुख अपनाने की जरूरत है कि आप देशों की लड़ाई है उसमें भारतीय क्यों पिसे जा रहे हैं? देखिए, भारत एक महान शक्ति के रूप में विश्व में स्थापित हो चुका है, और इस वक्त भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए। जैसे जिस प्रकार उसके 3 नागरिकों की मौत हुई है, उसका ऑयल और गैस का जो सप्लाई है उस पर असर पड़ रहा है। ऐसे समय में उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए कि किस प्रकार से इन दोनों देशों की लड़ाई के कारण पूरे विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, और किस प्रकार से एक पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है, सी रूट हॉर्मुज स्ट्रेट, वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को उसकी कार्य प्रणाली का याद दिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है पूरे विश्व में शांति स्थापित कराना, और किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ चुप बैठी है उस स्थिति में वो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए, और इन दोनों देशों को भी संदेश देना चाहिए कि प्लीज इस युद्ध को बंद करिए और बातचीत के मसले से अपने मसलों को सुलझाइए। ठीक है तेजावत सर, लेकिन इस बीच अब तक ये चर्चा चल रही थी कि क्या चाइना और रशिया इसमें शामिल होंगे, लेकिन अब दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग युद्ध खत्म कीजिए, कूटनीति का रास्ता अपनाइए। क्या होने वाला है आगे? क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ईरान लगातार हमले कर रहा है, अमेरिका भी गुस्से में है, और अमेरिका आए दिन नई नई धमकी दे रहा है। इस बीच रशिया और चाइना की ओर से ये जो आग्रह किया गया है, ये जो अपील की गई है, क्या दोनों देश सुनेंगे इसको? देखिए सुचित्रा जी, ये बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण सवाल है, उसका मैं जवाब फुर्सत में देना चाहूंगा। पर देखिए सुनिए, आज कंवल सिब्बल साहब का बयान आया है, जो अपने फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन्होंने भारत सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इतना बर्दाश्त कर रहा है। कंवल सिब्बल साहब जब वाजपेयी साहब पीएम थे तब वो फॉरेन सेक्रेटरी थे। एक और मैं हवाले से कहूंगा जिनसे मेरे काफी नजदीकी रिश्ते थे, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे और वहां चीन में भी राजदूत रह चुके हैं। चीन के संदर्भ में इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि हम जो सुदर्शन टेलीविजन पे जो बात करते आए हैं, आज बीबीसी ने उसको कोट किया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। आपने और हमने ही जब शुरुआती दौर में हमने चर्चा की है तमाम समय पे कि जो विदेश नीति है उसको थोड़ा सा कठोर होने की जरूरत है। और ये मतलब वाकई ठीक बात है कि आज
जो बीबीसी ने उसको जगह दी है, तो इट्स रियली अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द पीपल वो सीरियसली इन सब चीजों की तरफ देख रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं जो जगत मेहता साहब ने कही थी। उनकी डेथ हो चुकी है ना, और उन्होंने ये बात कही थी कि चीन के डाउट्स को समझने की जरूरत है। चीन को अगर हम ठीक तरीके से सेटिस्फाई कर लेते हैं तो चीन से बेहतर कोई दोस्त साबित नहीं होगा। हालांकि ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, पर सोचिए कि जब मोदी साहब एससीओ की मीटिंग के लिए जब चीन में गए थे, और ये तब की बात है जब टैरिफ के कारण अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब थे, चीन ने पलक पावड़े बिछा लिए थे। शी जिनपिंग ने जिस तरह से स्वागत किया था, और पाकिस्तान के पीएम की जो बेइज्जती हुई थी वहां पे कि चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष को मिले नहीं थे, और जिस तरीके से पुतिन और वो दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हुए आगे जा रहे थे, या कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो जिस तरीके से कार में उनको जगह दी थी, आप समझिए चीजों को और संकेतों को। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका के खिलाफ हम एकजुट होते हैं तो चीन और रूस आपके साथ हैं, भारत एक ताकत बन सकता है। भारत की मजबूरी समझिए जो कि अभी है, भारत के कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज के हित जुड़े हुए हैं अमेरिका से। पर इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि बड़ी इंडस्ट्री से हित जोड़ने का ये मतलब नहीं है कि इसका भारत का इंटरेस्ट नहीं है। हम केवल इंडस्ट्रियलिस्ट पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को जगह नहीं मिलेगी तो रोजगार कहां से पैदा होगा। अगर मान लो हमारी बड़ी कंपनियों के या उनके मालिकों को सही जगह नहीं मिलती है तो कहीं इंटरेस्ट में क्लैशेस नहीं है, पर बात यह कि क्या उस छोटे फायदे के लिए हमारा जो बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी है, क्या उसको हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? अगर नहीं भी है, कुल मिलाकर ये कि ये युद्ध अभी खत्म होता होता नहीं दिख रहा है, और ऐसे में अब भारत को सख्त कदम उठाने की और अपनी जो उनके विजन है, उनका जो थॉट है वो क्लियर करने की बहुत जरूरत है। ये जो अमेरिका और ईरान के बीच में हर रोज नए नए तरीके से वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, और सीज फायर को लेकर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है, लेकिन उसी 1-2 दिन के अंदर ही हम ये सुनते हैं कि सीज फायर नहीं हो पाया, बातचीत विफल रही। क्या वो कारण है जिसकी वजह से इनकी बातचीत सफल नहीं हो रही है? क्या भरोसे की कमी है, या जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका दबाव बनाना चाहता है वो है? क्या वो कारण है आपकी नजर में जो ये बार बार सीज फायर नहीं हो पा रहा? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त विश्व में 28 देशों के पास परमाणु हथियार ऑलरेडी हैं। अमेरिका खासकर ईरान को ही क्यों कह रहा है कि आप परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं? उसने पाकिस्तान को क्यों नहीं कहा ये बात? उसने इजराइल को क्यों नहीं कहा ये बात कि आप परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं? तो एक परमाणु हथियार की सबसे बड़ी बात यह है। सेकेंडली, जो आप कह रहे हैं कि युद्ध बार बार शुरू हो जाता है, जब भी आपस में बातचीत शुरू होती है फिर भी युद्ध शुरू हो जाता है, इसका मुख्य कारण केवल एक है कि इसमें दोनों देश की सेनाएं आमने सामने होकर युद्ध नहीं कर रही हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो सीमाओं पर युद्ध होता है उसमें दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं, और उसमें कोई निश्चय यदि सीज फायर होता है तो दोनों देश के सैनिक जो हैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मगर इसमें ये युद्ध केवल ड्रोनों से, मिसाइलों से और रॉकेटों से हो रहा है, तो जो इसमें कोई सैनिक तो आमने सामने है नहीं, इसलिए जरा सा भी प्रोवोकेशन होने से इनको फायर कर दिया जाता है। और जैसा कि अभी मेरा नजर में अमेरिका ईरान को अपने प्रेशर में लेकर के बातचीत करना चाहता है, और ईरान को महसूस कराना चाहता है कि मैं शक्तिशाली देश हूं और तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता हूं। इसलिए जब भी वो बीच में थोड़ा सा पीस टाइप का आता है, थोड़ा सीज फायर जैसा लगता है, तो उसी वक्त कोई प्रोवोकेशन होता है छोटा मोटा, और उसमें ये रॉकेट्स और मिसाइल फायर हो जाती है। तो इसलिए इस प्रकार के युद्ध के कारण ही रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 5 साल से लगातार युद्ध चल रहा है। आपने देखा हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में इसी प्रकार के युद्ध के कारण पिछले 2-3 साल से युद्ध लगातार चल रहा है। तो ये जो नए जमाने का युद्ध आया है मिसाइल रॉकेटों से, ये युद्ध बहुत ही विनाशकारी है, और ये इसके कारण ये युद्ध लंबे चलते हैं। अदरवाइज युद्ध का जो मैक्सिमम पीरियड जो माना गया आमने सामने सैनिकों का, वो 7 दिन से लेकर 14 दिन तक अक्सर हम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब शिवदान सर, हम कह सकते हैं क्या कि अब ये युद्ध के क्षेत्र में न्यू नॉर्मल हो गया है कि मिसाइल से, ड्रोन से हमले करना और सैनिक आमने सामने ना आए? यही हो गया है, क्योंकि आजकल जो वैज्ञानिक जो प्रगति हुई है उसके कारण हर देश जो है
मिसाइलों से, रॉकेटों से, ड्रोनों से ही ये करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा इवन हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये बेसिकली मिसाइलों से, रॉकेटों से और ड्रोनों से ही लड़ा गया था। और इसके द्वारा ही हमने जो है पाकिस्तान के जितने भी जो आतंकवादी कैंप थे, 11 आतंकवादी कैंप और 5 उनके हिल जो एयरफोर्स स्टेशन, उनको हमने बर्बाद किया। तो यदि हम इंडिया और पाकिस्तान भी इस प्रकार युद्ध करते हैं तो इसका मतलब जो भी देश एक दूसरे से अलग बैठे, जैसे अमेरिका और ईरान की कोई सीमा आपस में नहीं मिलती है, तो इसलिए वो केवल रॉकेटों से, मिसाइलों से आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए अभी ये युद्ध जो है अभी मोस्टली साइंटिफिक हो गए हैं और उसमें आमने सामने के सैनिकों के युद्ध की का बहुत कम स्पेस हो गया है। ठीक है, ठीक है। तेजावत सर, क्योंकि ये सर बता भी दें कि आखिर ईरान पर ही इतना दबाव क्यों बन रहा है, लेकिन इस युद्ध के बीच में ईरान की आर्थिक स्थिति को लेकर जो हम हर रोज चर्चा कर रहे हैं, जब ईरान को पता है कि बहुत नुकसान हो रहा है, अब नुकसान झेलने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन स्टिल ईरान बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण? इसका कारण मुझे तो जहां तक लगता है सुचित्रा जी, कल भी हमने बात की थी, हम लगातार बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, इसका कारण आत्मसम्मान है। और ये वाकई पूरे अरब मुल्कों में ये अचरज की बात है कि कोई इतने लंबे समय तक अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने कैसे टिका रह सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि जो IRGC की जो ग्राउंड लेवल पे जो पकड़ है, वो उसके लिए हम कह सकते हैं कि उनकी अभी भी देश में पकड़ बनी हुई है। और जो विद्रोही जो सत्ता के खिलाफ जाना चाहते थे, वो कामयाब नहीं हो पाए, तो उनके पास ताकत है, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करेंगे, देश एक सर्टेन हद तक अगर आर्थिक रूप से बर्बाद हुआ भी है और हो भी जाएगा, तब भी सत्ता पे उनकी पकड़ है, वो कमजोर नहीं पड़ेगी। तो ईरान के डेटरेंस को हमें ऐसे समझना चाहिए। आपका जो दूसरा सवाल है, उसको सच्चाई ये है उसमें कि ईरान की आर्थिक जो डेटरेंस पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और जैसा कि हमने चर्चा की है कि ये गर्मियों में तक वह टिक सकेगा, शायद हो सकता है कि सितंबर मिड या हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में ईरान में कुछ हालात बहुत ही बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि उसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सब खत्म हो जाएगा। और जो 3 महीने का जो बफर है या 4 महीने का नॉर्मली जो अनुमानित है वो खत्म हो जाएगा। पर एक और इसके संदर्भ में राय है जो हम अगली बार जिक्र करेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, श्रद्धान सर आपका भी, तेजावत सर आपका भी, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है इस वक्त, चर्चा से ये जरूर सिद्ध हुआ है कि भारत को अब स्ट्रिक्ट कोई ना कोई कदम उठाने की और अपनी बात रखने की जरूरत है। चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।